नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। दोस्तों ये रीट हिंदी का 8वां मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले 7 हिंदी के जो रीट के लिए उपयोगी है 7 मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बिल्कुल उनको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में हिंदी मॉडल पेपर के पूरे 30 प्रश्न हैं जो कि बिल्कुल रीट परीक्षा के जैसे हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताकर जाना है कि आपके 30 में से कितने सही हुए। अगर दोस्तों आप 30 में से 20 के ऊपर सही करते हो तो इसका मतलब आपका स्कोर बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे है। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? लाखों लोगों के आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अहिंसा की भावना। दोस्तों लाखों लोगों के यहाँ पर जो लाखों है विशेषण है, आर्थिक विषमता में आर्थिक विशेषण है और एक प्रेरणा में एक विशेषण है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही होगा, अहिंसा की भावना। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, पास के घर में रहने वाला व्यक्ति मेरा परिचित है। इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, संज्ञा पदबंध। दोस्तों यहाँ पर जो ये पदबंध है, पास के घर में रहने वाला व्यक्ति मेरा परिचित है, यानी कि ये जो पदबंध है ये पूरा ये संज्ञा का काम कर रहा है, तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा। दोस्तों यहाँ पर अंडरलाइन अगर यहाँ पर रहने वाला तक होती, यहाँ तक होती तो ये विशेषण पदबंध हो जाता, लेकिन ये व्यक्ति तक जा रही है तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, श्रवण के प्रकारों में निम्न में से क्या सही नहीं है? अवधानात्मक श्रवण, रसात्मक श्रवण, विश्लेषणात्मक श्रवण और ज्ञानात्मक श्रवण। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, ज्ञानात्मक श्रवण। दोस्तों ज्ञानात्मक श्रवण जो है वो श्रवण कौशल का प्रकार नहीं है। श्रवण कौशल के 3 प्रकार होते हैं, अवधानात्मक श्रवण, रसात्मक श्रवण और विश्लेषणात्मक श्रवण। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर 4 अपना सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, समग्र और सतत मूल्यांकन में समग्र का तात्पर्य क्या है? छात्रों की याद करने की क्षमता का समग्र मूल्यांकन, छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का समग्र मूल्यांकन, एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन। तो बताइए एक बार के निरंतर मूल्यांकन मतलब एक बार मूल्यांकन करने की अपेक्षा निरंतर मूल्यांकन। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। यह यहाँ पर सही होगा। एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, ये भी सही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, किस विधि में शब्दावली पर अधिक बल न देकर भाषाई कौशलों पर अधिक ध्यान दिया जाता है? द्विभाषा पद्धति, संगठना विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, ध्वन्यात्मक विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, संगठना विधि। इसे सेना विधि या श्रव्य भ्राष्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पर संगठना विधि अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में निम्न में से किस बात पर बल नहीं देना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में निम्न में से किस बात पर बल नहीं देना चाहिए? उच्चारण का अभ्यास, लेखन कौशल, व्याकरण ज्ञान और मातृभाषा की शिक्षा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, व्याकरण का ज्ञान। दोस्तों जो व्याकरण ज्ञान है प्राथमिक स्तर पर इससे ज़्यादा जरूरी होता है कि जो भाषा के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उनका अच्छी तरह से उनमें बालक को अच्छे से कुशलता प्राप्त होनी चाहिए। व्याकरण ज्ञान उसके बाद की आवश्यकता है। तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, कीमत का बहुवचन है कीमती, कीमतों, कीमतों और कीमत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कीमतों। कीमत का बहुवचन कीमतों होगा, विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही होगा।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। दूसरों से अपेक्षा इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा परमुखापेक्षी, पर इच्छिष्ट, व्यक्तिनिष्ठ। यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ आएगा दोस्तों, व्यक्तिनिष्ठ और साहित्य श्रेष्ठ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 परमुखापेक्षी, दूसरों के मुख से अपेक्षा रखने वाला, दूसरों से इच्छा रखने वाला। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। वह बालक जो हकलाता है उसे वाचन दक्षता में निपुण करने के लिए कौन सा वाचन अधिक उपयुक्त होगा? सामूहिक वाचन, मौन वाचन, एकल वाचन, आदर्श वाचन। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 सामूहिक वाचन। दोस्तों जो हकलाता है उससे सामूहिक वाचन करवाना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। दोस्तों सामूहिक वाचन में उसे हीनता की भावना महसूस नहीं होगी और धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। मतलब जो हकलाता है उसके लिए एकल वाचन सही नहीं है, क्योंकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी उस एकल वाचन जब करवाएंगे, वो हकलाएगा तो दूसरे बच्चे उसकी मजाक वगैरह उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सामूहिक वाचन सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। बालक में भाषा का जन्म निम्न में से किस सोपान के द्वारा होता है? जिज्ञासा, अभ्यास, अनुकरण, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 जिज्ञासा। दोस्तों जो बालक में भाषा का जन्म आपको उपयुक्त सभी लग रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जन्म की बात है तो सबसे पहले बालक में अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो भाषा को सीखने के प्रति रुचि जागृत नहीं होगी। बाकी अनुकरण है तो अनुकरण के द्वारा भाषा सीखी जाती है और अभ्यास के द्वारा भाषा में कुशलता प्राप्त की जाती है। लेकिन जो भाषा का जन्म होता है वो जिज्ञासा के कारण ही होता है। जिज्ञासा के कारण ही बालक की भाषा के प्रति रुचि जागृत होती है और उसके बाद वो उसे सीखने के लिए प्रेरित होता है। तो सीखने का कारण है, सीखने का माध्यम है अनुकरण। अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है और अभ्यास के द्वारा उसमें कुशलता प्राप्त की जाती है। तो विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषा का व्यवहारिक होना, भाषा का गतिशील होना, भाषा का बिंब बनना और भाषा का उपयोगी होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 भाषा का बिंब बनना। दोस्तों भाषा को निरंतर बनाए रखते हैं, इसके लिए उसका बिंब बनना जरूरी है। जब तक बिंब नहीं बनेगा हम आसानी से उस भाषा व्यवहार को बनाए नहीं रख सकते। तो विकल्प नंबर 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी गई गांधी जी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, बाल गंगाधर के द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 बाल गंगाधर के द्वारा, सॉरी गांधी जी के द्वारा यहाँ पर आएगा दोस्तों। विकल्प नंबर 1 गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा की अवधारणा जो है वो गांधी जी के द्वारा दी गई। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। ङ का उच्चारण स्थान होता है नासिक के, कंठोष्ठे, मूर्धन्य, कंठ तालव्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 नासिक के। दोस्तों जो ङ है ये के का 5वां वर्ण है, के का 5वां वर्ण है और जितने पंचम वर्ण हैं उन सभी का उच्चारण स्थान नासिक के होता है। तो विकल्प नंबर 1 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीलिमा, नीरस, निरोग, निक्षेप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 नीलिमा। दोस्तों नीलिमा में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर इमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नील से नीलिमा बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? औपनिषदिक, उपनिषदिक, औपनिषद और औपनिषदिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 औपनिषदिक। उपनिषद में एक प्रत्यय लगाने से औपनिषदिक बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद है पितृ प्लस अनुमति, पितर प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति और पिता प्लस अनुमति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 पितृ प्लस अनुमति। दोस्तों पितृ प्लस अनुमति का अगर संधि होगी तो यहाँ पर री जो है, री के बाद में असमान वर्ण ए आ रहा है, री का र बनेगा और पितृनुमति शब्द बनेगा। यहाँ पर यण संधि होगी दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर यण संधि होगी। तो विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? शब्द प्लस इतर शब्देतर, अनु प्लस दित अनुदित, रजनी प्लस ईश रजनीश और अहम प्लस कार अहंकार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 अनुदित। दोस्तों यहाँ पर अनुदित में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि शब्देतर में शब्द प्लस इतर शब्देतर गुण संधि होगी
रजनी प्लस ईश रजनीश दीर्घ संधि होगी। अहम प्लस कार अहंकार व्यंजन संधि होगी। जबकि दोस्तों अनु प्लस दित अनुदित है, यहाँ अनुदित में संधि नहीं होकर के संयोग है, यहाँ पर संधि नहीं हो रही है, यहाँ पर संयोग हो रहा है, तो विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 बारहसिंगा में समास है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 बहुव्रीहि समास। बारहसिंगा है, हिरण की एक प्रजाति है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास आएगा, अन्यत्र अर्थ निकलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है। पीताम्बर पीले अंबर वाला, त्रिफला 3 फल वाला, नराधम अदम है नर जो, जलज जल में उत्पन्न होने वाला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 अदम है नर जो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 इनमें से रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताइए। धीरे धीरे, कभी कभी, इधर उधर, थोड़ा बहुत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 धीरे धीरे। रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है वो धीरे धीरे है, जबकि जो कभी कभी है ये कालवाचक है, इधर उधर है ये स्थानवाचक है, और थोड़ा बहुत है ये परिमाणवाचक है। जो धीरे धीरे है रीतिवाचक है, धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बताने वाले जो विशेषण होते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21 किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द सही है। रुधिर रक्त लहू नीर वासर पादप, तरु वृक्ष कुसुम और समीर विभावरी अनल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 रुधिर रक्त लहू। यहाँ पर ये तीनों ही शब्द जो है सही पर्यायवाची है, रक्त के पर्यायवाची है, खून के पर्यायवाची है। नीर जो है वो जल का है, और पादप है वो पेड़ पौधे का है, तो दोनों अलग अलग हो गए। तरु वृक्ष का है तो दोनों है, और कुसुम जो है वो फूल से संबंधित है, तो यहाँ पर ये भी नहीं है। समीर हवा से संबंधित है, और अनल आग से संबंधित है, दोनों डिफरेंट हो गए। विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22 किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है। अलंकार आभूषण भूषण गहना, आंसू से नयन तारिका नीर, इष्ट से वांछनीय अभिप्रेत अभिष्ट, आडंबर से ढोंग ढकोसला पाखंड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 आंसू नयन तारिका नीर। दोस्तों पर्यायवाची की अगर बात की जाए तो जो आंसू है वो अलग है, और नयन है, नयन का मतलब नेत्र होता है, आँख होता है, तो यहाँ पर ये डिफरेंट हो गया, आंसू का नहीं है, तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पर अपना सही है। नीर जल का होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 विपरीतार्थक शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। आर्द्र का शुष्क, धृष्ट का विनीत, अभिज्ञ का भिज्ञ और ऋजु का वक्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अभिज्ञ का भिज्ञ, बाकी ये तीनों ही सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है। नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 सकर्मक क्रिया। दोस्तों जो सकर्मक क्रिया है ये संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है, बल्कि कर्म के आधार पर क्रिया का भेद है। दोस्तों कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो सकर्मक और एक अकर्मक, और द्विकर्मक भी होती है। तो यहाँ पर जो अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक होती है वो संरचना के आधार पर नहीं होकर के कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है, तो विकल्प नंबर 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25 निम्न में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। आविष्कार, देवर्षि, निशब्द, जमाता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 आविष्कार। दोस्तों आविष्कार यहाँ पर सही है, जबकि देवर्षि गलत है, देवर्षि होना चाहिए, गुण संधि होगी। निशब्द ये गलत है, और जमाता भी गलत है, जामाता होना चाहिए। तो आविष्कार यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26 किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो, दूसरों का परोपकार करना अच्छा है, हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। ये एक तरीके से शुद्ध वाक्य है, बाकी इनमें अशुद्धियाँ हैं, तो विकल्प नंबर 4 सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 नाव पानी में डूबती चली गई, वाक्य में कौन सा पदबंध है। सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध यहाँ पर सही होगा, ये जो अंडरलाइन है क्रिया पदबंध आएगा। चलिए दोस्तों अगला 28वां प्रश्न। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके 30 में से कितने सही हुए।
और वीडियो को लाइक जरूर करना है। 28वां प्रश्न है दोस्तों, अपादान कारक युक्त वाक्यांश है मेघों से आच्छादित, पद से च्युत, कष्ट से साध्य और भस्म से आवृत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, पद से च्युत। यानी च्युत यानी अलग, पद से अलग, अलग होना बताया जा रहा है और अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है। आंखें खुलना, अंगारे उगलना, कान का कच्चा, कौवा चला हंस की चाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, कौवा चला हंस की चाल। यह है मुहावरा नहीं है, बाकी तीनों में मुहावरे हैं। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों 30वां प्रश्न है, किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है। जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, क्या कोई तारे गिन सकता है, मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए। दोस्तों यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग जो है ये प्रश्नवाचक का विराम जो चिन्ह है इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पर अपना सही होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।